शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी एमरजेंसी ट्रीटमेंट की जो सीरीज़ है उसका आज जो पार्ट मेरे पास है ये बड़ा ही आम है। ये सारे सिस्टम बड़े आम हैं। आज जो मेरे पास टॉपिक है यूरोजेनिटल इमरजेंसी। यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल सिस्टम की क्या इमरजेंसी हो सकती है, और इसमें हम रीनल ट्रैक को देखेंगे और जेनिटल सिस्टम मेल एंड फीमेल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसी इमरजेंसी हो सकती हैं जो उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कस करने से पहले हम एक अफ्रोज़म डिस्कस करते हैं। और आज जो मेरे पास अफ्रोज़म है वो है 180। ये दवा और डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। पिछले 3-4 अफ्रोज़म भी यही डिस्कस हुए हैं कि दवा जो है, जो प्रूफ शुदा दवाएँ हमारे पास मौजूद हैं, हमने वही इस्तेमाल करनी होती हैं। कि ये बेसिक लॉ है कि गैर प्रूफ शुदा अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। तो हमारे पास वो इसलिए वो इन अफ्रोज़म पे डिस्कशन हो रही है कि हनीमन के ज़माने में बहुत कम महदूद तादाद में जो अद्वियात थी वो प्रूव हुई थी, लिहाजा वो उन्हीं के अंदर रहते हुए जो हल निकल सकता था वो निकालते थे। और अब तो चूँकि हमारे पास बहुत अद्वियात प्रूव हो गई हैं, तकरीबन 2000 से ज़्यादा अद्वियात हैं, और उस वक्त तो 100 के करीब अद्वियात थी। तो इस अफ्रोज़म में वो कहता है इस केस में जिसमें मुमकिन दवा का इंतखाब किया गया, लेकिन जैसा कि ऊपर बताई गई वजह से सिर्फ यही नामुकम्मल दवा मैसर थी। पीछे भी उसने जो अफ्रोज़म बयान किया ना उसमें भी यही जिक्र करें कि दवा के अंदर जो मरीज़ की अलामात थी और दवा की अलामात हमारे पास जो प्रूफ शुदा थी वो बहुत कम थी। तो ये उसका जिक्र है। मुकम्मल दवा मैसर है जो कि बीमारी से जुज़वी तौर पर मुमासर रखती है, कम मुमासर रखती है। लेकिन चूँकि कम मुमासर रखती है फिर भी हमने दवा तो देनी है, मरीज़ को हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ, वो ये पिछले अफ्रोज़ों में ये भी कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो मुमासरत होनी चाहिए और फिर आप दवा को बदलते जाएं और ताकि आपको दुरुस्त मुमासर दवा, सिमिलर मेडिसिन मिल जाए। और जैसा कि ऊपर वाले केस में बयान किया गया है और 162 अफ्रोज़म का भी वो जिक्र करता है, उसमें भी वो यही कहा है कि कम जो दवा हमारे पास प्रूव्ड है उनकी तादाद चूँकि कम है, लिहाजा कम होने की वजह से हमें जो दिक्कत पेश आ रही है वो ये है कि हमें पूरी पिक्चर नहीं मिलती। लिहाजा हम जितनी मुमासल दवा हमारे पास मौजूद होगी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ज़्यादा की तादाद महदूद तादाद और दवा के इंतखाब को अधूरा बना देती है और अपनी खसूसियत की वजह से इजाफी अलामात पैदा कर देती है। अब चूँकि वो पूरी सिमिलर नहीं होती, कम अलामात उसके अंदर मिलती हैं, तो फिर कुछ वो जब आप दवा को देते हैं तो वो फिर ये क्या करती है कि वो कुछ अपनी अलामात भी ज़ाहिर कर देती है। और जब अपनी अलामात ज़ाहिर करती है तो दवा और बीमारी की अलामात आपस में मिक्स हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं। जो मरीज़ के साथ गड़बड़ हो जाती हैं, जो कि बेवक्त वक्त बीमारी की अलामात भी होती हैं और जो इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की गई थी, वो मरीज़ ये कहता है कि चूँकि ये मुझे तो पहले ऐसी कोई अलामत नहीं थी, अब एक नई अलामत आई है या बहुत कम महसूस की। इस मरीज़ ने जो अलामात कभी महसूस नहीं की वो ज़ाहिर हो जाती हैं, और वो जो मुद्दम तौर पर महसूस की थी वो ज़्यादा ताकत के साथ उभर आती हैं। और ये अगर आप इसमें एक मसला ये भी होता है कि अगर आप गैर ज़रूरी दवा की रेपुटेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक दवा दी और वो कुछ अलामात क्रिएट भी करती है और अगर आप हाथ रोक लेते हैं तो वो खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती हैं।
पोटेंसी का यही फ़ायदा है कि वो अलामात कुछ, चूँकि वो मसनूई अलामात पैदा करती है जिस्म के अंदर। यही उसने कहा है ना कि लॉ ऑफ सिमिलर क्या है कि हम मसनूई अलामात पैदा करते हैं, और वो मसनूई अलामात जो है वो कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम के बाद खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये तो उन नागज़ीर आलात की वजह से ये अफरोज़म था, लेकिन आज भी वो नागज़ीर आलात, चूँकि अभी भी कायनात के अंदर हज़ारों किस्म की ऐसी अद्वियात हैं जो अप्रूव नहीं हुई। लिहाजा ये चूँकि अफरोज़म जिस वक्त लिखा गया था उस वक्त तो तादाद बहुत ही महदूद थी, लेकिन अब तो तादाद बहुत बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जिस किधर भी दुनिया में बीमारियां मौजूद हैं, अद्वियात उतनी प्रूव नहीं हुई है, लेकिन उतनी नहीं प्रूव हुई। तो लिहाजा इस अफरोज़म का लिखने का उसका मकसद यही था कि इससे आप परेशान ना हो, ये ऐसा होता है, लेकिन आप मुमासिल दवा की तलाश में लगे रहें हत्ता कि उसकी दुरुस्त दवा मिल जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक। आज जो टॉपिक है ये यूरिनरी ट्रैक की और जेनेटल सिस्टम की, चूँकि ये बड़े कोरिलेट होते हैं आपस में, साथ साथ पड़े होते हैं, साथ साथ इनका जो मेन इंटरेस्ट है या ओरिफिस है, या जहाँ से यूरिनरी ट्रैक स्टार्ट होता है और जेनेटल ट्रैक स्टार्ट होता है, तो ये आप करीब करीब ही पड़े होते हैं। यहाँ से यूरिथ्रा से और वजाइना से ये गट्ठे शुरू होते हैं और ऊपर निकलते हैं, तो इसलिए हमने इसको गट्ठा रखा है। हालांकि ये स्टडी में अलग-अलग भी पढ़े जाते हैं। तो हमारे पास जो आपके पास एक इमरजेंसी आएगी और बड़ी सीवियर इमरजेंसी आती है, वो आती है एक्यूट रीनल फेलियर। गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, ये बड़ी इमरजेंसी है। और मरीज़ आजकल तो चूँकि डायलिसिस भी आ गया, उनके लिए ये डायलिसिस किया जाता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटेड होती है कि जब आपको गुर्दे काम करना छोड़ दें तो फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा होता है। द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी प्रोग्रेस, एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया इंक्रीज कर जाए, इसको एजोटीमिया कहेंगे। तो एक्यूट में क्या होता है कि अचानक जो है गुर्दे का ये जो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन है ये रेज कर जाएगा, और ये रेज करना जो है चूँकि ये ब्लड के वापस ब्लड में जाएगा तो ये पॉइजनिंग का इफेक्ट होता है, तो ये फिर इंसान को मार सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है कि जो प्री रीनल कॉजेज होंगी, कि गुर्दे की अपनी वजह नहीं है, गुर्दा तो हमारा ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई और वजह होगी है जिसकी वजह से गुर्दा खराब हो गया। एक गुर्दे की अपनी वजह है, दूसरी, तीसरी गुर्दे के बाद की कोई वजह हो सकती है कि आपका यूरिन ट्रैक के अंदर कोई मसला हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर कोई मसला होता है, कोई यूरिथ्रा के अंदर कोई मसला हो जाता है, कोई स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये आपने जब आपके पास रीनल फेलियर का मरीज आएगा ना, तो फोकस ये करना है कि प्री रीनल कॉज क्या हो सकती है। डायरेक्ट गुर्दे की दवाइयां फेलियर की अप्लाई नहीं करनी, मतलब आपको समझना है, उसको बड़ा ज़रूरी है कि गुर्दे से पहले कोई वजह हो सकती है, कोई दिल की बीमारी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, फेफड़ों की कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको कंसीडर लाजमी। कोई डिहाइड्रेशन हो सकती है, कोई डायरिया हो सकता है, वो वोमिटिंग हो सकती है, कोई जो अबॉर्शन की वजह से, मतलब वो काजेज भी हमने कंसीडर करनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट ओ जी गुर्दे की फेलियर होगा तो मार्फिनम दे दी, जिंजबर दे दी, फलां दो जी फौरन, नहीं, उस पर नहीं अटैक करना। पहले ये समझना है ये कॉज किडनी का अपना है, ये कॉज किडनी से पहले किसी चीज़ का है या किडनी के बाद किसी चीज़ का है। तो फौरन 3 सवाल तो उभरने चाहिए ना, फौरन 3 सवाल उभरने चाहिए कि कहीं गुर्दे से पहले कोई वजह है, गुर्दे की अपनी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जानना बड़ा, वो कहते हैं प्री रीनल कॉजेज क्या होती हैं, लाइक इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम डिप्लेशन, के वस्कुलर जो सिस्टम है हमारा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, और
उस पे के वॉल्यूम में कोई मसला आ जाता है, किडनी जो है वो ड्रेन हो जाता है, उसके पास पानी नहीं है या पानी ज़्यादा हो गया तो वो जैसे सैलाब आ जाता है। और बाज़ दफ़ा बारिशें नहीं होती तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं ना, तो ज़्यादा आ जाए तब भी फसल तबाह हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो वो ये कहता है कि ये फ्लूइड का जो प्रेशर है इसको कम या ज़्यादा ये हो सकता है। मसलन किसी का दिल नहीं काम कर रहा, दिल नहीं काम कर रहा तो क्या होगा कि वो प्रेशर डेवलप करेगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा फेफड़ों के अंदर। तो वो क्या होगा, वो पानी निकालना किसने, गुर्दे पे प्रेशर आ गया। भाई अगर उसने 300 गैलन या 100 गैलन या 10 गैलन फिल्टर करने हैं या 1 लीटर फिल्टर करना है, तो उसके पास जैसे सैलाब आ जाए तो आपके पास जो मोटर है उसने एक टैंकी का पानी खाली करना है, तो आपने जनाब कई हज़ारों टैंकियां आपको खाली करनी पड़ जाए, तो फिर क्या करेगा कि वो उस मोटर पे फर्क पड़ेगा, वो ज़्यादा यूज़ हो जाए तो नकारा हो जाएगी। तो वो कहता है कि डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि दिल की किसी बीमारी की वजह से वो प्रेशर। अब वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और डायरिया से क्या होगा, पानी फ्लूइड कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, फ्लूइड कम हो जाएगा। जब फ्लूइड कम होगा तो किडनी ड्राई हो जाएगा, फिल्ट्रेशन काम खत्म हो गया, तो किडनी पे फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रीनल फेलियर के। तो ये वो कह रहा है कि आप पहले ये कम अज़ कम देखें कि इसकी वजह, उस वजह को दूर करें। और ऐसे क्या एलोपैथी वाले क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन की दवाई दे दी, ड्रिप लगा दी पानी की, तो इसका क्या फौरी तौर पर है कि फ्लूइड का इनटेक बढ़ाना है। और हमारे पास डिहाइड्रेशन की वजह से कोई आर्गन अगर ख़राब हो जाता है या वाइटल फ्लूइड की कमी की वजह से कोई आर्गन ख़राब होता है, जैसे चाइना आपके पास बहुत अच्छी दवाई है, चाइना फ़ौरन रिकवरी करेगी, नेट्रम में रिकवरी करेगी, कहीं ना कहीं से फ्लूइड इकट्ठा करके किडनी को सप्लाई पूरी करने की कोशिश करेगा। समझ आ गई आपको। काली कार्ब जो है ना वो फौरी तौर पे उसके फ्लूइड की कमी को पूरा करेगी, चाइना पूरा करेगी, एसिड फास्ट पूरा करेगी। या आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की मेडिसिन है फ्लूइड को, जैसे वाइटम एल्बम है। वाइटम एल्बम ऐसी एक दवाई है कि जो हर किस्म के वजह से, मतलब दिल की वजह से अगर हो गया, वोमिटिंग की वजह से हो गया, कोलरा की वजह से हो गया, तो फौरी तौर पर ना वराइटल उसके अंदर एक रेस्क्यू करेगा, और रेस्क्यू करेगा तो फ्लूइड कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके वहां पहुंचा देगा। जर्सीम फौरी तौर पे अफेक्ट ये कर सकता है कि ये आपकी, लेकिन अगर फास्ट करें एक ये तो फ्लूइड की कमी, मतलब वोमिटिंग, और साथ साथ आपने क्या करना है कि इसके फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए उस काज को भी रिमूव करना है। मतलब डायरिया रोकेंगे ना, अगर हम डायरिया ही नहीं रोक रहे तो डायरिया तो हो ही जा रहा है, पानी पिलाई जा रहे हैं, डायरिया हो ही जा रहा है, तो डायरिया को भी साथ रोकना है। मसलन डायरिया है तो फौरन क्या, नक्सवमिका की एक डोज दें, बेसिलियम 10 मिनट 15 मिनट बाद एक डोज दें, और एलोज की डोज दें, आपका आधे घंटे 15 मिनट में डायरिया सेटल हो जाएगा। और वोमिटिंग डायरिया दोनों है तो एक वाइटम एल्बम की डोज दें, दोनों को ठीक कर देगी। और वोमिटिंग कोई पुरानी किसी वजह से चल रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है, हो सकता है उसको 10 दिन से वोमिटिंग आ रही है, 15 दिन से वोमिटिंग आ रही है, किसी और स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से मसलसल वोमिटिंग है, तो क्रॉनिक वोमिटिंग की तरफ हम बिस्मथ की तरफ चले जाएंगे। आप बिस्मथ दें, 1 mg की रेपिटरी 2-3 डोजेज दे दें, उसके बाद आप कैडमियम सल्फ की तरफ चले जाएं, उसने उल्टी रोक देनी। और ये उल्टी जो है ये उसके कॉजेटिव फैक्टर को भी अब आपने एड्रेस करके देनी है कि हो सकता है कौन सा, मसलन उसकी कोई उल्टियां बात ब्रेन ट्यूमर की वजह से उल्टियां आ रही हैं, तो वो कॉज अलग आपने एड्रेस करना है। तो फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से आ रही हैं तो फिर वो आपकी एपोमार्फिनम आ जाएगी, फिर प्लमोमेट आ जाएगी, फिर बुफोराना आ जाएगी। तो ब्रेन की वजह से अगर किसी कॉज की वजह से उल्टी आ रही है तो फिर एपोमार्फी फौरन रोक देती है वो उल्टी। प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग शुरू हो जाती है।
तो प्रेगनेंसी की वोमिटिंग की जो दवाइयाँ हैं, ये जैसे बिस्मथ है, कैडमियम, ये प्रेगनेंसी की वोमिटिंग को भी रोक देती है। या सिम्फोरी कार्पस है, एलेट्रस फेरिनोसा है। तो बेसिकली फिर हमने उस उल्टी को भी रोकना है, उस डायरिया को भी रोकना है, तब डिहाइड्रेशन कवर होगी ना। तो जो ही वो चीज़ें रुकेंगी, इनटेक आप बढ़ाएंगे तो किडनी स्टेबल हो जाएगा। और ये जो रेज हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन 2-2, 3-300 चला जाता है, और क्रिएटिनिन 10-15, ये एक्यूट रेनल फेलियर में एक दिन में मरीज सेटल कर देगा। समझने की जरूरत यह है कि आपने काज को एड्रेस करना है। इसलिए हम इसके 3 पोर्शन हमने बनाए हैं कि किडनी से पहले जो काज है उसको एड्रेस करें। डायरिया है, वोमिटिंग है, वोमिटिंग किस वजह से, उसको रोकना है। डायरिया, कोलरा हो गया, किस वजह से, उसको रोकना है। फर्ज करें लॉन्ग टर्म IBS रहता है और बहुत बार मोशन शुरू हो जाते हैं, खौफ है, खौफ की वजह से मोशन शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी में दें। तो कहने का मकसद है कि आपने गुर्दे पे अटैक नहीं करना, गुर्दा तो सही है, प्रीरीनल काज को एड्रेस करना है। समझ आ रही है आपको जी? एक डायरेक्टली जो गुर्दा फेल हो गया, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया। यूरिया के ज्यादा होने की एक बड़ी वजह भी होती है कि पानी का इंटेक कम होना। मरीज किसी वजह से पानी कम ले रहा है, तो फिर भी यूरिया क्रिएटिनिन, जब पानी की इंटेक बढ़ाते हैं फिर भी यूरिया नीचे आ जाता है। तो यहां अब फर्ज करें डिलीवरी होती है, मिस्ड अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन होता है, कोई सर्जरी हो जाती है, और सर्जरी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब बॉडी कोलैप्स कर जाती है, वो भी प्रीरेनल कॉज है। उसमें फौरी आपको एक दवाई काम करेगी, सेट्रोनेशियम कार्ब। मतलब मेरे पास अभी एक पिछले कोई 3-4 महीने पहले केस आया, और वो उसके डायलिसिस शुरू हो गए। जब हिस्ट्री ली तो उसने कहा जी मेरी डिलीवरी हुई थी, और डिलीवरी से पहले मैं ठीक थी, बट डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे गुर्दे का काम करना चाहिए। मैंने उसको सेट्रोनेशियम कार्ब देनी शुरू की, और सेट्रोनेशियम कार्ब से उसका किडनी बिल्कुल 0.8 पे उसका क्रिएटिनिन आ गया, यूरिया क्रिएटिनिन सारा ठीक हो गया। सेट्रोनेशियम कार्ब ने ऐसा रोल प्ले किया कि जो उसकी डिलीवरी की या सर्जरी के जैसे, डिलीवरी तक किस्म की सर्जरी है ना एक, और उसके वजह से उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो उसको फौरन सेट्रोनेशियम कार्ब ने रिकवर किया और उसका किडनी काम करना शुरू हो गया, और उसके डायलिसिस बंद हो गया। अब बिल्कुल 3-4 महीने से कोई डायलिसिस नहीं हो रहा। और मुझे उसने ये कहा कि मैंने कहा यार 10-15-20 दिन महीना और खा लो ताकि थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए। तो आपका इसी तरह मेरे पास एक केस आया, मैंने पहले भी कोड किया था, आज़ाद कश्मीर से, उसके किडनी फेलियर था। जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि इसको सांप ने काटा था। हमने उसको लेक्सिस पे रखा, और पहले 2 वीक्स के अंदर ही उसके किडनी क्रिएटिनिन यूरिया नीचे आ गया। ये भी प्रीरीनल कॉज है। अब 1-2 साल हो गए मेरे उस केस को, वो उसके रिश्तेदार अभी भी कहते हैं जी बिल्कुल अब वो नॉर्मल है। तो उसको किसी और वजह से हो, तो हमने किसके पॉइजन इफेक्ट था, तो लेक्सिस ने उसको ठीक कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपने, जब आपके पास किडनी का मरीज आएगा, तो ये पहला फेस आपने पहले अटेंड करना कि गुर्दा खुद तो ठीक है, गुर्दे को पहले किसने बीमार किया, उस बीमारी को दूर करें ना, उस बीमारी को दूर करना। क्रॉनिक रीनल फेलियर जब आएगा ना, क्योंकि हम एक्यूट को डील करें, क्रॉनिक में कॉजेज कुछ डिफरेंट आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। समझ आ गया? आपके पास अचानक मरीज आगे आता है और कहता है जी गुर्दे खराब हो गए, टेस्ट गुर्दे खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गुर्दे काम करना छोड़ गए। काम करना छोड़ के इंडिकेशन क्या होगी? उसका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, उसका यूरिया बढ़ेगा, उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा, और ये 3 चीजें, 3 ही इंडिकेटर हैं, ऊपर को जाएंगे। तो फिर आपने वोमिटिंग कहा जाए तो उसको देखना है,
डायरिया काज है तो उसको देखना है, डिहाइड्रेशन की वजह क्या है उसको देखना है, कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट, कोई शॉक, कोई पॉइजनिंग, उसको कंसिडर करना है। ठीक है जी। और ये बाद दफा विद इन अ डे, 1 2 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये मरीज सेटल हो जाता है, हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा। तो प्री रीनल काज कंसीडर करनी है जी।